रमन और राधा दोनों किसान थे। उनकी एक बेटी थी प्रभा। पिताजी पिताजी देखिए मुझे क्या मिला। दिखा? राधा ने अपनी बंद मुट्ठी खोली। ये तो पुराना सिक्का है। ये तुझे कहाँ से मिला? यही अपने खेत में, शायद दादाजी का गिर गया होगा और अब जाकर मुझे मिला हो। तभी राधा भी वहाँ आ गई। दिखा जरा। प्रभा ने वो सिक्का अपनी माँ को दिखाया। ये तो बहुत पुराना है। सुना है ऐसे पुराने सिक्के बड़े महंगे दामों पर बिकते हैं। हाँ, पर इसका क्या दाम होगा? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए पिताजी वहीं चलते हैं। ठीक है। तीनों पुराने सामानों की दुकान में पहुँचे। रमन ने वो सिक्का दुकानदार को दिखाया। दुकानदार ने उस सिक्के को अच्छे से देखा। है तो ये असली। मैं इसके 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। 10,000? ठीक है, दे दो। 10,000 सुनते ही राधा और प्रभा भी खुश हो गए थे। पैसे लेकर तीनों दुकान से बाहर निकले। अब पापा मुझे कुछ खिलौने और कपड़े खरीद दो ना। ठीक है मेरी लाडली। अरे मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद लो। बस एक ही। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेठ जी को लौटा दूं। जल्द से जल्द उनका कर्ज चुकता करना है। ठीक है। प्रभा ने अपनी पसंद की फ्रॉक खरीदी और राधा ने साड़ी, और फिर कुछ खिलौने और मिठाई खरीदकर तीनों घर की ओर लौट आए। मैं ये बचे हुए 9,000 सेठ जी को देकर आता हूँ। हाँ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। सेठ अपने सोफे पर बैठा था। रमन उसके पास गया। ये लीजिए सेठ जी, ये 9,000 रुपए हैं। बाकी भी जल्दी लौटा दूंगा। हाँ ठीक है। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन मना करता है। लाओ 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 दो। रमन सेठ को 10,000 रुपए देकर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिए। भगवान जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मेरा ये कर्ज चुकता करवा दो, ताकि मेरा ये पुश्तैनी घर फिर से मेरा हो जाए। आज तीनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बिना मेहनत के 10,000 रुपए मिल गए थे। इस बात को अभी 1 महीना ही बीता था कि सेठ अपने आदमियों के साथ रमन के घर गया। रमन, रमन। जी सेठ जी बोलिए। देख, तेरे लिए हुए कर्ज का ब्याज 1 लाख रुपए हो चुका है और कर्जा 1 लाख, और तेरी बोली हुई मुद्दत भी खत्म हो गई है। पर उस 1 लाख मुद्दत में आपको चुका तो दिया है सेठ जी। अरे वो तो तेरा ब्याज था। कुल ब्याज 2 लाख था, जिसमें से 1 लाख बचा है। ये तो नाइंसाफी है। अब जो भी है, कर्ज लेते वक्त तूने खुद ये एग्रीमेंट पेपर पर साइन किए थे, जिसमें लिखा है कि मैं तुझे 1 लाख कर्ज दे रहा हूँ, जिस पर 2 लाख ब्याज होगा। कुल मिलाकर 3 लाख। और अगर तू मुझे ये पैसे नहीं लौटा पाया तो ये घर मेरा। सेठ जी हम पर दया कीजिए, ये घर ही हमारा सब कुछ है। ये तो मेरा धंधा है बहन, और धंधे में भाई बंदी नहीं करता मैं। आप लोगों की मुद्दत खत्म होने में अभी भी 10 दिन है। 10 दिनों में 2 लाख रुपए दे दो और ये घर वापस ले लो। हैं? ये कैसे होगा सर जी? ये तो संभव नहीं है। भाई अब तुम जानो। सेठ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। रमन के परिवार पर आफत आ चुकी थी। अब हमारा क्या होगा? क्या हमें ये घर छोड़ना होगा पिताजी? 10 दिनों में मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? तीनों फूट फूट कर रो रहे थे। जल्द ही वो लोग बेघर होने वाले थे। सेठ ने वो एग्रीमेंट के कागज अपने लॉकर में रख दिए। अब जल्द ही वो घर भी मेरा होगा। प्रभा अपने घर को अच्छे से देखने लगी। उसे घर से जुड़ी पुरानी यादें याद आने लगी और यूं ही चलते चलते वो स्टोर रूम में पहुंची। स्टोर रूम में धूल मिट्टी और जाले थे। उन जालों के बीच एक बक्सा चमक रहा था। प्रभा का ध्यान उस बक्से पर गया। उस बक्से में क्या होगा? प्रभा ने वो पुराना बक्सा खोला तो उसके अंदर एक सुंदर चमकती पायल थी। पायल देखते ही प्रभा खुश हो गई। वाह, ये तो कितनी सुंदर है। प्रभा ने वो पायल अपने पैरों में बांध ली। पायल की छन छन उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो खुशी खुशी बाहर आई। माँ, देखो ये पायल कितनी अच्छी है। राधा को पायल तो दिख रही थी, पर उसकी बेटी नहीं दिख रही थी। प्रभा, कहाँ है तू? माँ, मैं यही तो हूँ आपके सामने। ए जी, आइए यहाँ आइए। क्या हुआ? मुझे प्रभा की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे माँ, मैं यही तो हूँ।
रमन, वो पायल देखिए। प्रभा, बेटा जरा पायल निकालो। ठीक है पिताजी। प्रभा ने वो पायल निकाली और फिर वो दिखाई देने लगी। ये जादुई पायल है। इसे पहनते ही प्रभा अदृश्य हो गई थी। ये पायल तुम्हें कहाँ मिली? स्टोर रूम में एक बक्सा था, उसमें मिली पिताजी। जरूर हमारे पूर्वज हमारी मदद करना चाहते हैं। ये जादुई पायल हमारी मदद कैसे कर सकती है? मेरे पास एक योजना है। रमन ने राधा और प्रभा को अपनी योजना बताई और फिर एकाएक सब खुश हो गए, मानो उनकी सारी परेशानियों का हल मिल गया हो। उस रात राधा, रमन और प्रभा तीनों सेठ के घर के बाहर पहुँचे। बेटा तुझे याद है ना तुझे क्या करना है? हाँ पिताजी, मैं कर लूँगी। और फिर प्रभा ने वो जादुई पायल पहनी और सेठ के घर के अंदर चली गई। सेठ अपने बिस्तर पर अकेला सोया था। प्रभा उसके कमरे में गई और जोर जोर से पैर पटककर यहाँ वहाँ चलने लगी। उसकी पायल जोर जोर से बज रही थी। पायल का शोर सुनकर सेठ की नींद खुली। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और तभी उसे चलती हुई पायल दिखाई दी और वो डर गया। भूत, कौन है? मैं रमन की माँ हूँ। तू मेरे बेटे का घर छीनेगा? तेरी इतनी हिम्मत? सेठ को बस प्रभा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि वो कोई भूत है। जादुई पायल की वजह से प्रभा अदृश्य थी। मुझे वो घर नहीं चाहिए। मैं कल ही सारे कागज रमन को लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सेठ डर से रोने लगा। इस बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तूने मेरे घर पर नजर डाली तो तेरा खून पी जाऊंगी। मैं सपने में भी रमन की जायदाद पे नजर नहीं डालूंगा। माफ कर दो। प्रभा दरवाजे की ओर चल पड़ी। सेठ को तो बस पायल ही दिखाई दे रही थी। सेठ के घर के बाहर रमन और राधा प्रभा का इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों अपने घर चले गए। पापा, वो सेठ तो डर के मारे कांप रहा था। क्या वो घर के कागज लौटाएगा? हाँ बिल्कुल। रमन का प्लान कामयाब रहा। अगली सुबह सेठ रमन के घर आया। रमन, भाई रमन। अरे सेठ जी, इतनी सुबह आप यहाँ? सेठ ने रमन को वो कागज दे दिए। मुझे माफ कर दो, मैं धोखे से तुम्हारा घर हथियाना चाहता था। माफ कर दो भाई। ये लो, वरना तुम्हारी माताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। सेठ ने